हेलो फ्रेंड्स, यूनिक एग्जाम्स पीसीएस पोर्टल पे आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हम ज्योग्राफी सीरीज़ जिसमें हम यूपी पीसीएस है प्रीवियस ईयर्स में पूछे गए सवालों को डिस्कस कर रहे हैं आपके साथ और उनके सॉल्यूशंस को भी हम देख रहे हैं। ठीक है, क्योंकि जो प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, बिकॉज बहुत सारे जो क्वेश्चन हैं वो रिपीट होते हैं, हर साल रिपीट होते हैं। इस वजह से इन्हें जो है हमेशा हमें लगा के जाना चाहिए। ठीक, 1 से 2 बार तो हम प्रीवियस ईयर लगा के ही जाएं, जिससे अगर जो क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं कम से कम वो क्वेश्चंस हमारे गलत ना हो एग्जाम में। ओके, तो आज हम जो इस सीरीज को आगे ले जाते हुए आज जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है जिसका नाम है क्लाइमेट एंड रेनफॉल। ठीक है, तो आइए आज इसके बारे में देखेंगे। इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस अभी तक 10 से 15 सालों तक जो यूपी पीसीएस के द्वारा पूछे गए हैं हम उनको देखेंगे और डिस्कस करेंगे। ओके, तो आइए चलते हैं क्लास की ओर। तो अगर हम क्लाइमेट की बात करें तो क्लाइमेट, वेदर, ये सभी क्या है, इंटर रिलेटेड टॉपिक है एक दूसरे से। क्लाइमेट हो, वेदर, रेनफॉल। ठीक है, तो हम क्लाइमेट की अगर बात करें तो क्लाइमेट क्या है, इट इज अ लॉन्ग टर्म फिनोमेना। ठीक, अगर हम क्लाइमेट की बात करते हैं तो ये क्या है, किसी पर्टिकुलर एरिया में लॉन्ग टर्म फिनोमेना के बेसिस पे हम क्लाइमेट को डिसाइड करते हैं। ठीक है, और ऑन एन एवरेज ये जो टाइम पीरियड लिया जाता है, ठीक है, जो जियोग्राफर्स हैं उनके द्वारा या क्लाइमेटोलॉजिस्ट है 30 ईयर्स का पीरियड देखते हैं। ठीक, उसके बाद डिसीजन लिया जाता है। ये क्या है, लॉन्ग टर्म फेनोमेनन, ठीक, ऑफ अ पर्टिकुलर एरिया। और वहीं अगर हम वेदर की बात करें तो ये क्या है, शॉर्ट टर्म फेनोमेना। ठीक, शॉर्ट टर्म फेनोमेना है। फाइन, तो जैसा कि हम कहते हैं एग्जाम्पल के तौर पे एक स्टेटमेंट बोला जाता है कि ब्रिटेन हैज ओनली वेदर बट नो क्लाइमेट। मतलब क्या है कि ब्रिटेन में क्या है, वेदर देखा जाता है, क्योंकि वहां पे एक तरीके से वेदर क्या, चूंकि शॉर्ट टर्म फेनोमेना है तो जो है बहुत जल्दी फ्रीक्वेंटली चेंजेस देखे जाते हैं वहां के, एक तरीके से जो हम सिचुएशन देख सकते हैं एटमॉस्फेरिक सिचुएशन में। ठीक है, अभी जो है गर्मी का मौसम है, कल अगले दिन बारिश हो सकती है, ठीक है, या टेम्परेचर और नीचे जा सकता है। तो ऐसा जो है ब्रिटेन में देखा जाता है। इसी वजह से ये कहा जाता है कि ब्रिटेन हैज ओनली वेदर बट नो क्लाइमेट। फाइन, तो अगर इंडिया के पर्सपेक्टिव में बात करें तो अगर हम मॉनसून के बारे में भी देखेंगे इस पर्टिकुलर टॉपिक में, और उससे भी जो क्वेश्चन जुड़े हुए हैं उनको हम देखेंगे। मॉनसून की अगर हम बात करें तो ये जो टर्म है, ठीक, सबसे पहले इस टर्म का यूज किया गया था जो एक तरीके से ज्योग्राफर थे, ठीक, जिसका नाम था अल मसूदी। ठीक है, उन्होंने स्टडी किया था इसको, अल मसूदी। फाइन, और ये जो वर्ड है मॉनसून टर्म की अगर हम बात करें तो ये कहां से लिया गया है, मॉनसून टर्म की बात करें तो इट हैज बीन टेकन फ्रॉम द वर्ड मौसम। ठीक है, इस वर्ड से लिया गया है जो कि एक क्या है, अरेबिक वर्ड है, यहां से इसको लिया गया है। अगर हम इंडिया के पर्सपेक्टिव में देखें तो जो इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट है उसके हिसाब से इंडिया में 4 जो है सीजन्स देखे जाते हैं। ठीक है, क्लाइमेटिक सीजन्स हमें देखने को मिलते हैं। अगर हम उनकी बात करें अगर हम, तो हमारा हो गया विंटर सीजन हो गया। ठीक है, विंटर सीजन हमारा हो गया यहाँ दिसंबर से ये कब तक होता है, फेब तक देखने को मिलता है। फाइन, उसके बाद हमारा समर सीजन, ठीक, समर सीजन हो गया, ऑटम सीजन हो गया, ठीक है, और लास्ट क्या है, रेनी सीजन। फाइन, रेनी सीजन हमारा हो गया, ये देखने को हमें ये 4 सीजन्स हमें देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो आइए हम क्वेश्चंस देखते हैं जो प्रीवियस ईयर्स में हमसे पूछे गए हैं। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं कि असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन दिया गया है। यहाँ पे क्या पूछा जा रहा है, असर्शन में कहता है कि रेनफॉल अकर्स इन विंटर सीजन इन मेडिटेरेनियन क्लाइमेट। मेडिटेरियन टाइप ऑफ क्लाइमेट में जो रेनफॉल है वो विंटर सीजन में होता है, देखने को हमें मिलता है।
ये स्टेटमेंट अगर हम इसकी बात करें तो ये बिल्कुल सही है, ठीक है। यहां पे विंटर सीजन में रेनफॉल देखने को मिलता है और जबकि समर सीजन में ड्राई कंडीशंस देखने को हमें मिलती है। फाइन। और रीजन क्या कहता है कि इन समर दीज रीजन्स रिमेन अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ ड्राई टेरेस्ट्रियल विंड्स, ठीक है। ड्राई टेरेस्ट्रियल विंड्स या हम ट्रेड विंड्स भी कह सकते हैं, ट्रेड विंड्स कह सकते हैं, ठीक है। तो रीजनिंग भी क्या है, बिल्कुल करेक्ट है यहां पे। फाइन। जबकि जो विंटर सीजन है वहां पे वेस्टर्लीज के कारण, जो वेस्टर्लीज विंड्स है उनके कारण रेनफॉल हमें देखने को मिलता है। फाइन। जहां पे जो मेडिटेरेनियन सी होता है वहां पे क्या होता है, प्रेशर की अगर हम बात करें हाई प्रेशर देखने को मिलता है और जो लैंड होता है वहां पे लो प्रेशर देखने को मिलता है। क्योंकि विंड का मूवमेंट हाई टू लो प्रेशर होता है तो यहां जो मेडिटेरेनियन सी है वहां से जो है रेनफॉल एक तरीके से अगर होती है। तो यहां पे जो हमारा आंसर हो जाएगा ए, दैट इज बोथ ए एंड आर आर ट्रू एंड इट इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ द गिवन असर्शन, ठीक है। तो आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला है हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप। जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स हैं, 17 गोल्स जो दिए गए हैं, टारगेट्स हैं, ठीक है, इससे भी सवाल पूछा जाता है मैच द फॉलोइंग टाइप की। तो इसको आप 2-4 बार देख लें, जो भी 17 जो गोल्स हैं, ठीक, वो आप 2-4 बार देखेंगे तो आपको एक तरीके से याद हो जाएगा। और चूंकि लाइन बाय लाइन आपको इसको रटना नहीं, आप किसी कोड के फॉर्म में या अपना न्यूमोनिक्स बना सकते हैं और इसको याद भी कर सकते हैं अगर चाहे तो। फाइन। तो यहां पे अगर हम देखें तो यहां पे एसडीजी गोल दिया गया है और इट इज रिलेटेड विद, किस से रिलेटेड या संबंधित है ये पूछा गया है। फाइन। तो एसडीजी 10 की अगर हम बात करें तो ये हमारा किससे रिलेटेड है, इट इज रिलेटेड विद इनइक्वालिटीज, दैट इज रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज से जुड़ा हुआ है हमारा। तो अगर हम इसके हिसाब से अपने ऑप्शंस अगर देखें तो ए का क्या है 3, हमें कहां कहां देखने को मिल रहा है, इन दोनों ही ऑप्शंस में हमें ए 3 देखने को मिल रहा है, जबकि इनमें नहीं मिल रहा। तो इसको हम कैंसिल आउट कर देंगे या एलिमिनेट कर देंगे, क्योंकि एलिमिनेशन इज द बेस्ट मेथड इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस। फाइन। तो अगर हम एसडीजी 13 की अगर बात करें तो ये जुड़ा हुआ है क्लाइमेट चेंज या क्लाइमेट एक्शन से जुड़ा हुआ है। फाइन। तो बी का 1 हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन में देखने को मिल रहा है और वही हमारा करेक्ट आंसर भी हो जाएगा इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का। और एसडीजी अगर 14 की बात करें तो इट डील्स विद लाइफ बिलो वाटर और वहीं एसडीजी 15 लाइफ ऑन लैंड। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। उससे पहले आप जो 17 गोल्स हैं, एसडीजी गोल्स हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, ठीक है, जिनको 2000, जिसका जो टाइम पीरियड क्या है 2015 से 2030 तक। इससे पहले क्या था, मिलेनियम डेवलपमेंट गोल्स जो है जिसका टाइम पीरियड 2015 में समाप्त हो गया। अब जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स चल रहा है, ठीक है। तो अगर हम गोल नंबर 1 की बात करें तो इसमें क्या है, पॉवर्टी से रिलेटेड है, दैट इज नो पॉवर्टी। वहीं दूसरा है जीरो हंगर, थर्ड इज गुड हेल्थ एंड वेलबींग, एजुकेशन, क्वालिटी एजुकेशन की बात करता है हमारा जो 4th गोल है। और वहीं पांचवें की बात करें, जेंडर इक्वालिटी से जुड़ा हुआ है हमारा। फाइन। 6th क्या है हमारा, क्लीन वाटर एंड सैनिटेशन, ठीक। वहीं 7वें की बात करें तो अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी। 8वां क्या है हमारा, डिसेंट वर्क एंड इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करता है। वहीं जो उससे अगला क्या है, इंडस्ट्री, इनोवेशन और इंफ्रास्ट्रक्चर से, ठीक। अगला क्या है, 10th क्या है, रिड्यूस्ड इनइक्वालिटीज, सस्टेनेबल सिटीज एंड कम्युनिटीज। 11th हो गया हमारा, और रिस्पॉन्सिबल कंजम्पशन एंड प्रोडक्शन हमारा 12th एसडीजी गोल हो जाता है। बाकी के 5 गोल की अगर बात करें तो इनमें से ये, जिनमें से हमने 13, 14 और 15 तो क्वेश्चन में अपने देख लिया है। और वहीं 16 क्या है, पीस, जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन, ठीक है। उसके बाद क्या है, 17th इज पार्टनरशिप फॉर ऑल द गोल्स, जितने भी गोल्स हैं उनके लिए एक पार्टनरशिप की जरूरत है। ये हमारा सबसे लास्ट गोल है यहां पे। फाइन। तो आप इसको याद कर सकते हैं, 1-2 बार देख सकते हैं, ठीक है, तो आपके दिमाग में ये बैठ जाएगा। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज इज रेस्पॉन्सिबल फॉर रेनफॉल ड्यूरिंग विंटर्स इन नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया। इनमें से जो है नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में जो एक तरीके से विंटर्स में रेनफॉल देखने को मिलते हैं वो किस वजह से होता है, आपसे ये पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन है रिट्रीटिंग मॉनसून, दूसरा है साइक्लोनिक डिप्रेशन, थर्ड इज वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस
एंड फोर्थ क्या हमारा साउथ वेस्ट मानसून। अगर हम बात करें ऑप्शंस की तो साउथ वेस्ट मानसून तो हमारा बिल्कुल इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि इसकी वजह से हमें समर सीजन में जो है रेनफॉल देखने को मिलता है, जिसको हम रेनी सीजन के नाम से जानते हैं, जहां पे हमारा अगर बात करें जो अगर ये हमारा अगर इक्वेटर हो जाता है तो साउथ ईस्ट जो ट्रेड विंड्स हैं, ठीक है, ये क्या है साउथ ईस्ट ट्रेड विंड्स हैं, जो जैसे ही इक्वेटर को क्रॉस करती हैं, ठीक है, फेरेल्स लॉ के अकॉर्डिंग उनका डायरेक्शन चेंज हो जाता है, फाइन, और बाद में ये क्या होती है साउथ वेस्ट डायरेक्शन ले लेती हैं, और इसी वजह से हम इसको साउथ वेस्ट क्या बोलते हैं मानसून बोलते हैं। फिर यहाँ से एक तरीके से ये हमें रेनफॉल, इंडिया में रेनफॉल देखने को मिलता है इसकी वजह से, ठीक है। और इस ब्रांच को हम क्या बोलते हैं अरेबियन सी ब्रांच बोलते हैं, और वहीं जो इस साइड है, फाइन, इसको हम बे ऑफ बंगाल ब्रांच बोलते हैं, फाइन। तो यहां जो हमारा आंसर हो जाएगा वो क्या है, वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस की वजह से हमें विंटर्स में रेनफॉल देखने को मिलती है, ठीक है, जहां पे वेस्टर्लीज विंड की वजह से ये रेनफॉल होता है। और जैसे जैसे चूंकि जो डायरेक्शन होता है, ठीक है, विंड्स का, वो ये डायरेक्शन होता है वेस्टर्लीज का, तो जैसे जैसे ये हमारा वेस्टर्न साइड हो गया इंडिया का, और ईस्टर्न, जैसे जैसे ये वेस्ट टू ईस्ट जाता है, जो रेनफॉल है उनमें कमी देखने को मिलती है, वो डिक्रीज होने लगता है, फाइन। तो यहाँ पे जितने भी वेस्टर्न साइड में स्टेट्स हैं, जैसे पंजाब हो गया, हरियाणा हो गया, राजस्थान हो गया, यहाँ पे रेनफॉल देखने को मिलते हैं ज्यादातर, फाइन। और वेस्टर्न यूपी हो गया, ठीक है, जबकि ईस्टर्न यूपी और उसके बाद के जो स्टेट्स है वहां पे रेनफॉल हमें नहीं देखने को मिलता है, बिकॉज ऑलरेडी जो मॉइस्चर है, ठीक है, वो लूज हो जाती है, ठीक है, इसी वजह से ये ऐसा होता है, फाइन। तो आइए आगे देखते हैं क्वेश्चन। जैसा कि ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का आप डायरेक्शन देख सकते हैं, इसका जो राइज है कहां से, मेडिटेरेनियन सी से होता है, और मॉइस्चर का जो सोर्स है इसका कैस्पियन सी और ब्लैक सी और मेडिटेरेनियन सी, ये क्या है, तीनों इसके सोर्स हो जाते हैं, ठीक है। और ये इस डायरेक्शन से होते हुए क्या है, इंडिया में जो है एंटर करता है, प्रवेश करता है, फाइन। और जो नॉर्थ वेस्ट और ये जो विंटर्स में रेनफॉल हमें देखने को मिलता है, ये क्या हमारे राबी फसल के लिए काफी ज्यादा फायदेमंद होते हैं, ठीक। तो ये है क्वेश्चन, ठीक। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। गिवन बिलो आर टू स्टेटमेंट्स, दो स्टेटमेंट्स यहां पे भी हमें दे रखे हैं, असर्शन और रीजन। आइए उसको देखते हैं। पहला असर्शन हमारा क्या कहता है कि द हाईएस्ट कंसंट्रेशन ऑफ सिस्मिक जोन्स लाइज इन हिमालयन रीजन इन इंडिया, ठीक है। हिमालयन रीजन जो हमारा है वहां पे हाईएस्ट जो है एक तरीके से कंसंट्रेशन देखने को मिलता है सेस्मिक जोन, जहां पे अर्थक्वेक का अकरेंस काफी ज्यादा देखने को मिलता है। कारण क्या कहता है, रीजन देयर आर मेनी लॉन्गिट्यूडनल थ्रस्ट जोन्स इन हिमालय, फाइन। तो यहां पे ये दोनों ही स्टेटमेंट क्या है हमारे बिल्कुल करेक्ट है, क्योंकि हिमालयन जो हमारा रीजन है वहां पे जो सेस्मिक एक्टिविटीज है, अर्थक्वेक्स है, वो बहुत ज्यादा देखने को मिलती है हमें, फाइन। और इंडिया को 4 सेस्मिक जोन्स में बांटा गया है। अगर हम बात करें उसकी बात करें अगर, तो हमारे कौन कौन से हैं, सेकंड, जोन 2, 3, 4 एंड 5, ओके। और दो जोन 4 और 5 है, अगर हम बात करें ये किस एरिया में इंडिया के आती है, अगर मैप के हिसाब से अगर बात करें तो जो हिमालयन जो रीजन है और दिल्ली एनसीआर का रीजन 4 और 5th जोन में आता है, ठीक है। 5th जोन जो हमारा है हाईएस्ट, वहां पे एक तरीके से मतलब सबसे ज्यादा वल्नरेबल है, हाईएस्ट, ठीक है। जबकि 4th को हम हाई बोल सकते हैं, अगर ये क्या है हाईएस्ट है तो हम इसको हाई बोल सकते हैं, फाइन। और 3rd को हम मॉडरेट कह सकते हैं, जैसे उत्तर प्रदेश हो गया, ओके, उत्तर प्रदेश का उसके जो नीचे वाले क्या है स्टेट्स है, ईस्टर्न स्टेट्स की बात अगर हम करें, ठीक है, पेनिनसुलर ईस्टर्न स्टेट्स की बात हो रही। और ये क्या हो गया, लो, फाइन। तो ये हमारे 4 जोन्स हैं इंडिया में, ओके, जो हम देखते हैं। तो क्या पूछा जा रहा है यहां पे, हमने जैसा देखा कि बोथ असर्शन एंड रीजनिंग बोथ आर करेक्ट, और एक्सप्लेनेशन भी हमें यहां पे सही दिया है, तो हमारा जो सही आंसर होगा वो ए हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। उससे पहले ये क्या है, मैप आपको दे रखा है सेस्मिक जोन का इंडिया में, जहां पे अर्थक्वेक अकरेंस की जो प्रोबेबिलिटी है वो सबसे ज्यादा है, सबसे कम है, फाइन। ये रीजन देख सकते हैं, ये हाई प्रोबेबिलिटी एरियाज है जो डार्क रेड में है। फिर ये क्या है, 4th जोन में ये एरिया आ जाता है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा हम यहां मैप में हमें समझ में आ रहा है कि जो सेस्मिक एक्टिविटीज होती हैं वो हिमालयन
जो रीजन है, एरियाज है, वहां पे अकर होती है। ठीक, तो अगर हम अर्थक्वेक की बात करें तो जो सरफेस जहां से इसका शुरुआत होता है इसको हम फोकस बोलते हैं। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? फोकस, या फिर हाइपोसेंटर के नाम से भी हम जानते हैं। फाइन। और अर्थ सरफेस पे जहां पे इसका एक तरीके से राइज होता है, ठीक है, जिस पॉइंट पे, पॉइंट ऑन द अर्थ सरफेस की बात हो रही है, तो उसको हम क्या बोलते हैं? इसको हम एक तरीके से एपीसेंटर बोलते हैं। ठीक, एपीसेंटर बोलते हैं इसको हम। सेस्मिक फोकस कह सकते हैं। फाइन। जैसा कि हमने अभी रिसेंटली देखा कि टर्की और सीरिया में जो काफी जो है भयानक अर्थक्वेक देखने को हमें मिले। फाइन। और उससे बहुत सारी जो परेशानियां हैं, लॉस ऑफ लाइफ्स एंड प्रॉपर्टी जो है बहुत ही ज़्यादा देखने को मिली। फाइन, जो कि नहीं होना चाहिए था। फाइन। तो आइए आगे बढ़ते हैं। और अगर हम सेस्मिक वेव्स की बात करें तो ये मेजरली जो है 3 टाइप के होते हैं, जिसके बारे में हम अक्सर पढ़ते हैं। पी वेव्स होते हैं। फाइन, पी वेव्स, या इनको हम प्राइमरी वेव्स भी कहते हैं। दूसरा हो गया हमारा सेकेंडरी वेव्स। ठीक है, सेकेंडरी वेव्स। और तीसरा हो गया सरफेस वेव्स। ठीक, तो सेस्मिक एक्टिविटीज को हम रिकॉर्ड या मेजर किस तरीके से करते हैं? ये सेस्मोग्राफ का यूज होता है। ठीक है, सेस्मोग्राफ का यूज किया जाता है। फाइन। और सबसे पहले जो वेव रिकॉर्ड होती है वो कौन सी है? पी वेव्स है। उसके बाद जो है एस वेव रिकॉर्ड होती है, और लास्ट में जो सबसे रिकॉर्ड होती है वो कौन सी है? सरफेस वेव्स। तो ये हमारा ऑर्डर हो जाता है जिस तरीके से ये रिकॉर्ड होता है। सबसे पहले पी, फिर एस, फिर सरफेस वेव्स रिकॉर्ड होती हैं। फाइन। तो इस चीज को ध्यान देना है, आपसे कभी कभार क्वेश्चन पूछ सकता है ऐसा। आइए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन है, द विंटर रेन्स कॉज्ड बाय वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इन नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया प्लेन ऑफ इंडिया ग्रेजुअली डिक्रीजेस फ्रॉम। इस क्वेश्चन का आंसर हम पहले अपने सॉल्यूशंस में डिस्कस कर चुके हैं, तो आपके लिए काफी आसान होगा इसका उत्तर देना। तो अगर हम उत्तर की बात करें, ईस्ट टू वेस्ट दे रखा है, वेस्ट टू ईस्ट, नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ। तो जैसा कि हमने बताया कि जो डायरेक्शन होता है वेस्टर्लीज का वो ये होता है हमारा। ठीक है, ओरिजिन कहां से? वेस्ट से होती है। तो ये हमारा इंडिया का ईस्टर्न पार्ट है और ये वेस्टर्न पार्ट है। चूंकि इस डायरेक्शन से एंटर कर रही है, तो जैसे जैसे ये वेस्ट टू ईस्ट जाएगी रेनफॉल कम होता जाएगा। तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा बी, दैट इज वेस्ट टू ईस्ट। ये आंसर हमारा हो जाएगा। फाइन। आइए जल्दी से अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। उससे पहले आप ये जो है एग्जांपल जो है डायग्रामेटिक जो व्यू है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस का वो देख सकते हैं कि मेडिटेरेनियन सी से शुरुआत होती है, और जो मॉइस्चर का इसका सोर्स है, 3 सोर्स मेनली है इसके, मेडिटेरेनियन सी, कैस्पियन सी, ब्लैक सी। यहां से मॉइस्चर उठाता है और जो है विंड आगे बढ़ती है और एक तरीके से इंडिया में एंटर करती है। फाइन। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, वेजिटेशन इज द ट्रू इंडेक्स ऑफ क्लाइमेट, दिस स्टेटमेंट इज एसोसिएटेड विद होम। किसके थ्योरी में ये कहा गया है कि वेजिटेशन जो है ट्रू इंडेक्स है क्लाइमेट का? फाइन। पहला है थॉर्नवेट, दूसरा है कोपेन, थर्ड इज त्रिवार्था एंड फोर्थ इज स्टैम्प। अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की बात करें तो हमारा जो आंसर है बी, दैट इज कोपेन। ठीक है, इनके द्वारा ये बोला गया था कि वेजिटेशन जो है ट्रू इंडेक्स होता है क्लाइमेट का। फाइन। अगर इनके पूरा नाम अगर हम बात करें तो इनका नाम है व्लादिमीर कोपेन। ठीक है, और ये क्या है? जर्मन रशियन है। ठीक है, अगर हम इनके ओरिजिन की बात करें, ठीक है, जर्मन रशियन, जैसा कि हमें नाम से समझ में आ रहा है। ठीक। फाइन। बॉटनिस्ट हैं ये, अगर हम इनके प्रोफेशन की अगर बात करें। ओके, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। बाकी के भी थ्योरीज हैं। ठीक, इन्होंने भी अपने अलग अलग थ्योरीज दे रखे हैं। स्टैम्प ने इंडिया के बारे में कहा है। ठीक है, आइए अगर हम कोपेन क्लासिफिकेशन के बारे में बात करें तो मेनली इन्होंने जो है 5 जो है भागों में बांटा है। ठीक, जिसमें ट्रॉपिकल, टेम्परेट, पोलर, कॉन्टिनेंटल एंड ड्राई, इसको भी फर्दर सब डिवाइड किया है। ठीक है, उसके डिटेल में हमें जाने की कोई जरूरत नहीं है। फाइन। एंड दिस इंडिविजुअल विच यू कैन सी इज व्लादिमीर कोपेन। ओके, नॉट पुतिन। सो आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं।
अगला सवाल हमारा मैच द फॉलोइंग टाइप क्वेश्चन है, फाइन, जिसमें एक तरफ हमें एक तरीके से फॉरेस्ट दे रखा, वहीं दूसरी तरफ उनके एरियाज, फाइन। तो पहला हमारा है ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट हमें इनमें से कहां पे देखने को मिलता है, फाइन। अगर इसकी बात करें तो साइलेंट वैली यहां पे हमें ट्रॉपिकल फॉरेस्ट देखने को मिलता है, फाइन। तो ए का 4 हमें सिर्फ एक ही ऑप्शन में मिल रहा है, तो यहां तो हमारा एक तरीके से चांदी हो गई, बिकॉज हमें अपना आंसर मिल चुका है, फाइन। तो वैसे हम अगर बात करें अगले जो ऑप्शंस हैं, स्टेटमेंट्स हैं, तो कॉनिफेरस फॉरेस्ट हमें हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलता है, जो अपर रीचेज हैं, ठीक। मैनग्रोव सुंदरबन में देखने को मिलता है, फाइन। मैनग्रोव हमें कहां मिलता है, सुंदरबन में। और डेसिडुअस फॉरेस्ट जो है राजस्थान में देखने को मिलता है, जो ड्राई एरियाज है वहां पे, ठीक। तो हमारा उत्तर हो जाएगा डी इज आवर आंसर, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं कि हाउ मेनी क्लाइमेटिक जोन्स आर फाउंड इन उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में कितने क्लाइमेटिक जोन्स पाए जाते हैं, फाइन। अगर हम इस क्वेश्चन की अगर बात करें तो हमारा आंसर जो है 3 क्लाइमेटिक जोन्स आर फाउंड इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। अगर इसकी हम बात करें, अगर हम कौन कौन से इसकी बात करें तो पहला हमारा है मिडिल गैंजेटिक प्लेन्स, ठीक है। मिडिल गैंजेटिक प्लेन्स, अपर गैंजेटिक प्लेन्स, दूसरा हो गया हमारा अपर गैंजेटिक प्लेन्स, और जो तीसरा है हमारा वो क्या है, सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल्स रीजन, ठीक है। सेंट्रल प्लेट्यू एंड हिल्स जो एरिया है या रीजन है वो हो जाता है हमारा। तो ये 3 क्लाइमेटिक जोन्स हैं जो उत्तर प्रदेश में हमें आमतौर पे देखने को मिलते हैं। अगर हम इंडिया की बात करें तो इंडिया को 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में बांटा गया है। इंडिया में कितने एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स हैं, 15। अगर आपसे कहीं पूछ दे ये सवाल, ठीक है, एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स इन इंडिया, तो 15 एग्रो क्लाइमेटिक जोन्स में बांटा गया है। आइए अगले सवाल की ओर चलते हैं कि अमाउंट ऑफ रेन डिपेंड्स ऑन, जो अमाउंट ऑफ रेन है वो किस पे डिपेंड करता है, एयर प्रेशर, ह्यूमिडिटी इन एटमॉस्फेयर, वाटर साइकिल, टेम्परेचर। अगर हम चारों ऑप्शंस की बात करें तो ये चारों ऑप्शंस कहीं ना कहीं जो रेनफॉल है या क्लाइमेट है उससे जुड़े हुए हैं। तो सबसे जो सटीक है यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है अमाउंट ऑफ रेन, ठीक है, मतलब अमाउंट ऑफ रेन के बारे में बात हो रही है, तो यहां पे जो हमारा आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ह्यूमिडिटी इन दी एटमॉस्फेयर। ह्यूमिडिटी या एटमॉस्फेयर में हमारे वाटर वेपर की जो कंटेंट है, मात्रा है, ठीक है, उस पर डिपेंड करेगा कि कितनी वर्षा होगी या कितनी बारिश होगी। तो हमारा जो उत्तर है वो बी हो जाएगा, फाइन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following places has the lowest rainfall during the southwest monsoon? साउथ मॉनसून के टाइम पे इनमें से कौन सा जगह पे जो है सबसे कम वर्षा होगी या रेनफॉल देखने को हमें मिलेगा? फर्स्ट इज कोलकाता, मैंगलोर, चेन्नई एंड दिल्ली, फाइन। तो यहां पे अगर देखें तो जो हमारा उत्तर है वो है चेन्नई। यहां पे सबसे कम गिवन ऑप्शंस में रेनफॉल देखने को मिलेगा। क्यों? क्योंकि एक तरीके से अगर हम बात करें तो जो हमारा साउथ वेस्ट मॉनसून है, ठीक है, यहां पे हमारा क्या हो गया, वेस्टर्न घाट हो गया, तो एक तरीके से ये लीवर्ड साइड में पड़ता है या रेन शैडो जोन में पड़ता है हमारा चेन्नई। अगर यहां कहीं है, ठीक है, ये हमारा तमिलनाडु हो गया, तो यहां कहीं चेन्नई है, तो रेन शैडो एरिया में पड़ता है, तो यहां तक जो बारिश है वो नहीं पहुंचती, फाइन। तो इस वजह से यहां पे सबसे कम वर्षा देखने को मिलेगा। जबकि जो अदर प्लेसेस हैं, दिल्ली हो गए, ठीक है, कोलकाता हो गए, और हमारा क्या हो गया, मैंगलोर हो गया, ठीक है, इन सभी जगहों पे ज्यादा बारिश देखने को मिलेगी। और ठीक है, चेन्नई की बात करें तो चेन्नई को नॉर्थ ईस्ट जो मॉनसून है वहां से बारिश जो है मिलती है, रेनफॉल मिलती है इन विंटर्स, ठीक है। कोरोमंडल कोस्ट जो है जाना जाता है इसी के लिए, नॉर्थ ईस्ट जो मॉनसून यहां से अराइज होती है, ठीक है, वहां से इसको बारिश मिलता है, फाइन। तो हमारा जो उत्तर है वो क्या हो जाएगा, सी, चेन्नई। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है कि ग्रेन्स ऑफ बासमती राइस गेट्स एलोंगेटेड ऑन बीइंग कुक्ड बिकॉज ऑफ
हायर कंटेंट ऑफ किस एलिमेंट की वजह से जो बासमती राइस जो हम आमतौर पे खाते हैं वो, ठीक है, किसकी वजह से उसका जो लेंथ है वो एलोंगेट हो जाता है। मतलब अगर मान लीजिए उसका साइज पकने से पहले ये है तो पकने के बाद ये साइज देखने को मिलता है बिकॉज ऑफ लाइजीन, अमाइलोज, शुगर, ऑयल, किसकी वजह से। तो अगर इसकी हम बात करें तो हमारा आंसर है अमाइलोज की वजह से ऐसा देखने को मिलता है कि जो चावल है, बासमती राइस है, इसको पकाने के बाद जो है इट गेट्स एलोंगेटेड बिकॉज ऑफ अमाइलोज। फाइन, आइए अगला देखते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू द एस्ट्रोनॉमिकल थियरीज ऑफ क्लाइमेट चेंज। इनमें से कौन सी थ्योरी जो है एस्ट्रोनॉमिकल थियरी ऑफ क्लाइमेट चेंज से नहीं जुड़ी हुई है। फाइन, यहां पे क्या है, नॉट जो है मेंशन किया गया है। पहला है इसेंट्रिसिटी ऑफ अर्थ्स ऑर्बिट, सेकंड इज ऑब्लिक्विटी ऑफ अर्थ्स रोटेशनल एक्सिस, तीसरा क्या है हमारा प्रिसीजन ऑफ इक्विनॉक्सेस एंड फोर्थ इज सोलर इरेडियंस। तो ये जो उत्तर है इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का हमारा वो क्या है, डी, दैट इज सोलर इरेडियंस या सौर किरणित ऊर्जा। इसकी वजह ये जो है हमारा जो क्लाइमेटिक जो एस्ट्रोनॉमिकल थियरीज हैं उनसे नहीं जुड़ा हुआ है। फाइन, तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द लार्जेस्ट अमाउंट ऑफ फ्रेश वाटर ऑन अवर प्लैनेट इज इन, सबसे ज्यादा हमारे प्लैनेट की बात हो रही है, अर्थ की बात हो रही है कि फ्रेश वाटर हमें कहां देखने को मिलता है। रिवर्स, लेक्स एंड स्ट्रीम्स, कॉन्टिनेंटल एंड माउंटेन ग्लेशियर्स, अंडरग्राउंड वाटर। फाइन, तो इस क्वेश्चन का पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो आंसर है, सबसे ज्यादा रेनफॉल हमें जो है कॉन्टिनेंटल जो माउंटेन्स ग्लेशियर्स हैं, जो पोलर आइस कैप्स है, वहां पे हमें देखने को मिलती है। तो ये हमारा आंसर हो जाएगा। फाइन, अगर हम इसके बाद अगर बात करें, अगर ये फर्स्ट हमारा हो जाता है तो इनके बाद जो आते हैं वो क्या हो जाएंगे, अंडरग्राउंड वाटर। फाइन, मतलब ये सेकंड पे हो जाएगा हमारा। अंडरग्राउंड वाटर में मतलब अगर देखा जाए परसेंटेज वाइज बात करें तो 30% ऑफ द फ्रेश वाटर हमें देखने को मिलता है, और माउंटेन और ग्लेशियर्स की बात करें तो ऑलमोस्ट जो 2/3 फ्रेश वाटर है अर्थ सरफेस का वो देखने को मिलता है। फाइन, या ऑलमोस्ट मोर देन 60%, ठीक है। और उसके बाद हमारा जो लेक्स, स्ट्रीम्स, रिवर्स हैं ये आ जाते हैं हमारे, ठीक। तो ये हमारा ऑर्डर हो जाएगा। Which one of the following has evergreen forest? कहां पे evergreen forest हमें देखने को मिलता है। फाइन, evergreen forest को हम क्या बोलते हैं, सदाबहार वन। तो मालवा प्लेट्यू, ईस्टर्न घाट्स, वेस्टर्न घाट्स और छोटा नागपुर प्लेट्यू। काफी आसान सा सवाल है, इसका आंसर हमारा वेस्टर्न घाट्स है। यहां पे हमें एवरग्रीन फॉरेस्ट देखने को मिलते हैं बिकॉज यहां पे जो रेनफॉल की जो क्वांटिटी है वो काफी ज्यादा होती है ड्यू टू द साउथ वेस्ट मानसून की वजह से। और यहाँ पे बहुत सारे जो स्पीशीज, रिवर्स भी बहुत सारे देखने को मिलते हैं यहाँ पे, वेस्ट फ्लोइंग रिवर्स, और यहाँ पे बहुत सारे डिफरेंट स्पीशीज भी हमें देखने को मिलते हैं। रेयर स्पीशीज की भी हम बात कर सकते हैं यहाँ पे। अगला क्वेश्चन है हमारा, नेशनल वाटरवे 1 की बात हो रही है, कनेक्ट्स किसको किसको कनेक्ट करता है। फाइन, पहला है इलाहाबाद टू हल्दिया, सदिया टू धुबरी, कोल्लम टू कोट्टापुरम एंड फोर्थ इज काकीनाडा टू पुदुचेरी। फाइन, तो यहां पे अगर हम बात करें तो जो पहला आंसर है हमारा इलाहाबाद, या फिर हम इसको प्रयागराज भी कह सकते हैं, इलाहाबाद और प्रयागराज टू हल्दिया जो है हमारा हो जाता है नेशनल वाटरवे 1, जबकि सदिया से धुबरी हमारा क्या है, NW2 हो जाता है, और कोल्लम से कोट्टापुरम ये हो जाता है NW3, और ये हमारा जो है 4th वाटरवे हो जाता है। फाइन, तो अगर हम मैप के थ्रू समझना चाहें हमारा नेशनल वाटरवे 1, तो ये इलाहाबाद या प्रयागराज से शुरू होता है और कहां तक, हल्दिया तक जाता है। फाइन, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। तो अगला क्वेश्चन क्या है कि एयर प्रेशर इज लोएस्ट इन, एयर प्रेशर जो है किस मौसम में, किस सीजन में सबसे लोएस्ट होती है, सबसे कम होती है, विंटर सीजन, स्प्रिंग सीजन, ऑटम सीजन, समर सीजन। फाइन, तो अगर हम लोएस्ट प्रेशर की बात करें तो सबसे जो कम होती है वो होती है समर सीजन में। फाइन, जब टेम्परेचर जो है गिवन में से क्या होता है सबसे ज्यादा होता है, उस टाइम पे हमें एयर प्रेशर कम देखने को मिलती है। फाइन, अगला क्वेश्चन देखते हैं, वायरलेस कम्युनिकेशन इज रिफ्लेक्टेड टू अर्थ सरफेस बाई, कौन से एटमॉस्फेरिक लेयर के द्वारा जो है जो वायरलेस या नेविगेशन सिस्टम है
वो रिफ्लेक्ट होता है, ठीक है। पहला है ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, आइनोस्फेयर, एक्सोस्फेयर। अगर इसकी हम बात करें तो हमारा जो उत्तर हो जाएगा आइनोस्फेयर की वजह से ऐसा हमें देखने को मिलता है। फाइन। तो अगर हम इसको डायग्रामेटिक तरीके से समझे तो ये हमारे हैं एटमॉस्फेरिक लेयर, जहां पे ट्रोपोस्फेयर हो जाता है, फाइन, स्ट्रेटोस्फेयर हो जाता है जिसमें कि ओजोन लेयर जो यूवी रेडिएशन से क्या करता है, अर्थ को प्रोटेक्ट करता है, अर्थ पे जो लाइव है उसको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है। तो यहां पे एक तरीके से स्ट्रेटोस्फेयर रीजन में जो ओजोन प्रेजेंट है वो पॉजिटिव रोल प्ले करता है, फाइन। अगर ये ओजोन लेयर जो है धीरे धीरे क्या है, एलिमिनेट, खत्म हो जाए, जिसके हम कई बार सुनते हैं न्यूज में ओजोन होल के बारे में, तो उससे जो है कहीं ना कहीं जो यूवी रेडिएशंस है वो स्ट्राइक करेंगी ऑन द अर्थ सरफेस और उससे जो है बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा, फाइन। उसके बाद मीजोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर आ जाता है फिर, जो कि स्पेस हमारा उसके बाद शुरू हो जाता है, फाइन। तो जो आइनोस्फेयर है वो हमारा थर्मोस्फेयर, एक्सोस्फेयर को मिला के एक तरीके से बनता है हमारा, कुछ पार्ट इसका भी आ जाता है, फाइन। तो जो हमारे एरोप्लेन्स हैं या जेट्स होते हैं वो कौन से लेयर में फ्लाई करते हैं, इसकी अगर हम बात करें तो जो स्ट्रेटोस्फेयर होता है, स्ट्रेटोस्फेयर का लोअर लेवल, वहां पे हमारे जेट्स फ्लाई करते हैं। चूंकि जो ट्रोपोस्फेयर रीजन में क्यों नहीं करते, बिकॉज यहां पे बहुत सारे जो एटमॉस्फेरिक डिस्टर्बेंसेस हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, ठीक है, जो कि काफी कॉमन है इस पर्टिकुलर जो ट्रोपोस्फेयर लेयर है इसमें। तो इस वजह से हमारा जो जेट्स हैं, एरोप्लेन्स है, वो स्ट्रेटोस्फेयर, लोअर स्ट्रेटोस्फेयर लेयर में फ्लाई करते हैं, फाइन। और एक तरीके से हम बात करें तो यहां पे जो एटमॉस्फेरिक गैसेस हैं हमारे जितने भी, वो ट्रोपोस्फेयर लेयर में पाए जाते हैं, फाइन। और जो एक तरीके से नेविगेशन के लिए कौन सा लेयर जाना जाता है वो है आइनोस्फेयर, ठीक है। तो आइनोस्फेयर के बारे में चूंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है तो इसके बारे में हम कुछ और जो है फैक्ट्स और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन जान लेते हैं, ठीक। तो आइनोस्फेयर वो लेयर है जहां पे जो है बहुत सारे एक तरीके से चार्ज्ड पार्टिकल्स देखने को मिलते हैं। इट इज होम टू ऑल द चार्ज पार्टिकल्स इन द अर्थ्स एटमॉस्फेयर, ठीक है। सभी जो अर्थ एटमॉस्फेयर में चार्ज्ड पार्टिकल्स पाए जाते हैं वो कहां पे, आइनोस्फेयर में, ठीक। और हम अगर बात करें तो इट इज द लेयर विच मीट्स स्पेस, यही लेयर जो है बाद में एक तरीके से स्पेस से मीट करता है। ये हमारा आइनोस्फेयर लेयर एक तरीके से खत्म हुआ, यहां फिर हमारा स्पेस शुरू होता है, तो एक तरीके से ये मीटिंग पॉइंट हो जाता है, बन जाता है, फाइन। तो आइनोस्फेयर इज कॉन्स्टेंटली चेंजिंग, ये कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, ठीक है, बिकॉज यहां पे पार्टिकल्स जो है नए नए चार्ज पार्टिकल्स बनते रहते हैं, फाइन। आयनाइजेशन, बिकॉज ऑफ आयनाइजेशन ऑफ सन के एनर्जी के कारण। और यहां पे बहुत सारे जो हमारे सैटेलाइट्स हैं अर्थ के वो देखने को मिलते हैं, फाइन। और हम जानते हैं जैसे कि हमने अभी पढ़ा कि हमारे कम्युनिकेशन और नेविगेशन सिस्टम के लिए काफी इंपॉर्टेंट हो जाता है, जैसे कि रेडियो और जीपीएस सिग्नल्स, ठीक, इसके लिए भी हमारा इंपॉर्टेंट हो जाता है। और अर्थ अगर हम बात करें तो वेदर फ्रॉम अर्थ, जैसे कि अर्थ सरफेस पे हमें हरिकेन्स देखने को मिलते हैं, थंडरस्टॉर्म देखने को मिलते हैं, तो ये भी हमारे आइनोस्फीयर जो लेयर है उसको इफेक्ट कर सकती है, फाइन। और इट इज ऑल्सो इन्फ्लुएंस्ड बाई स्पेस वेदर, जो स्पेस का वेदर है, यहां पे जो वेदर मिलता है, देखने को मिलता है, वो भी जो है आइनोस्फीयर जो लेयर है उसको इफेक्ट कर सकती है, ठीक है। और उसकी वजह से क्या होगा कि हमें हमारे जो कम्युनिकेशन जो सिस्टम है, नेविगेशन सिस्टम है, वहां पे डिस्टर्बेंसेस देखने को मिल सकते हैं या स्लैग देखने को मिल सकता है, ठीक है। और आइनोस्फीयर जो है कॉन्स्टेंटली ग्लो करता है, ऐसा हमें देखने को मिलता है, बिकॉज ऑफ ड्यू टू एयर ग्लो, ठीक, उसके कारण ऐसा होता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्या थी, डिटेल्स थी आइनोस्फीयर की, जो एग्जाम में जो आपके जो है पॉइंट्स या स्टेटमेंट्स बन सकते हैं, आपसे पूछा जा सकता है, तो इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, फाइन। अगला क्वेश्चन है हमारा, टीक फॉरेस्ट इज फाउंड इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स ऑफ इंडिया। अगर इसकी हम बात करें तो टीक फॉरेस्ट जो है मध्य प्रदेश में पाया जाता है सबसे ज्यादा, फाइन। टीक क्या है, ये डेसिडुअस, हमारा डेसिडुअस फॉरेस्ट में पाया जाता है, या डेसिडुअस प्लांट हम कह सकते हैं, फाइन। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज द सोइल रिवर प्रोजेक्ट लोकेटेड। सोइल रिवर प्रोजेक्ट की बात करें तो ये हमारा हिमाचल प्रदेश में एग्जिस्ट करता है, हिमाचल प्रदेश के चंबा डिस्ट्रिक्ट में। कहां पे, चंबा जिले में जो है ये
स्थित है। ओके, तो ये हमारा उत्तर हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन एन एरिया विद एनुअल रेनफॉल मोर देन 200 सेंटीमीटर्स, ठीक है, जहां पे 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल देखने को मिल रही है, एंड स्लोपिंग हिल्स, विच क्रॉप विल बी आइडियल। जहां पे यहां पे दो कंडीशंस हमें क्वेश्चन में दे रखा कि पहले तो वहां पे 200 सेंटीमीटर से ज्यादा रेनफॉल देखने को मिल रही है और वहां पे स्लोपिंग हिल्स हैं, तो बताइए कि वहां पे कौन से क्रॉप को कल्टीवेट किया जा सकता है। जूट, कॉटन, टी, मेज। काफी आसान क्वेश्चन है, ठीक है। जैसा कि हम जानते हैं चाय की जो खेती होती है, टी कल्टीवेशन, वो इन्हीं कंडीशंस में देखने को मिलता है, जहां पे जो हिली रीजन्स है, ठीक, टेरेस फार्मिंग भी हम करते हैं वहां पे। असम में खासकर से जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स है वहां पे कल्टीवेट किया जाता है, ठीक। तो आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अगला हमारा क्वेश्चन क्या है कि कल्पसार प्रोजेक्ट फॉर सप्लाई ऑफ स्वीट वाटर इज लोकेटेड इन। कल्पसार प्रोजेक्ट हमारा कहां है? सप्लाई ऑफ स्वीट वाटर। इसकी अगर हम बात करें इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की, तो हमारा जो आंसर हो जाता है वो क्या है? गुजरात। कहां पे स्थित है? गुजरात के भरूच जिले में एक तरीके से ये क्या है? लोकेटेड है। तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा ए। फाइन। अगला क्वेश्चन है द स्टेट हैविंग हाईएस्ट रेनफॉल बाय नॉर्थ ईस्ट मानसून। कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा बारिश देखने को मिलती है? नॉर्थ ईस्ट मानसून, जो कि विंटर मानसून भी हम कहते हैं इसको। फाइन। तो असम, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, उड़ीसा। जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में पढ़ा कि चेन्नई में नॉर्थ ईस्ट मानसून के द्वारा रेनफॉल मिलता है, तो चेन्नई कहां पे है? तमिलनाडु स्टेट में हमें पड़ता है चेन्नई। तो हमारा आंसर जो है तमिलनाडु हो जाता है, ठीक है। इट इज लोकेटेड एक तरीके से कोरोमंडल कोस्ट, कोरोमंडल कोस्ट, ठीक है। यहां पे नॉर्थ ईस्ट मानसून के कारण जो है रेनफॉल, विंटर रेनफॉल देखने को मिलता है, ठीक। और यहां पे राइस कल्टीवेशन के लिए काफी ज्यादा जाना जाता है ये, ठीक है। देखते हैं आइए। ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर्स इज लोकेटेड इंडो पाक बगलिहार प्रोजेक्ट। बगलिहार प्रोजेक्ट जो है किस रिवर पे लोकेटेड है, स्थित है? सतलज, झेलम, ब्यास, चेनाब। ओके, तो अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो बगलिहार प्रोजेक्ट जो है वो चेनाब नदी पे स्थित है, ठीक। चेनाब नदी पे स्थित है। तो अगर हम चेनाब नदी पे और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं उसकी अगर बात करें तो यहां पे दुलहस्ती, ठीक है, दुलहस्ती प्रोजेक्ट भी चेनाब नदी पे है, और सलाल ये भी कहां है? चेनाब नदी पे स्थित है। तो ये मेनली तीन प्रोजेक्ट्स हैं जो चेनाब रिवर पे देखने को हमें मिलते हैं। फाइन। तो आइए आज के क्वेश्चंस यही थे। अब हम जो हमारे बचे हुए डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसा कि हम वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट के बारे में देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश के कितने जिले हैं और वहां से कौन कौन से प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जा रहा है। तो अगर हम बात करें लखीमपुर खेरी की, तो वहां से ट्राइबल क्राफ्ट और जैगरी प्रोडक्ट को प्रमोट किया जा रहा है, जैगरी प्रोडक्ट। और जैगरी प्रोडक्ट की बात करें तो एक और जिले से जैगरी प्रोडक्ट को प्रमोट किया जा रहा है, वो क्या है? अगर इसकी बात करें तो वो है अयोध्या, ठीक है। यहां पे भी जैगरी प्रोडक्ट को, जैगरी को प्रमोट किया जा रहा है। वहीं अगर ललितपुर की बात करें तो यहां पे जरी सिल्क साड़ी एंड फूड प्रोसेसिंग, उसके अलावा स्कूल ड्रेस, अगर हम रेडीमेड गारमेंट्स की बात करें या होजरी की बात करें। ओके, मुजफ्फरनगर में बात करें तो यहां पे भी जैगरी, मतलब 3 ऐसे डिस्ट्रिक्ट्स हैं उत्तर प्रदेश में जहां पे जैगरी या गुड़ को प्रमोट किया जाएगा, सरकार के द्वारा प्रोत्साहन दिया जाएगा। फाइन। जिसमें से कौन कौन से? अयोध्या, लखीमपुर खेरी और मुजफ्फरनगर, ठीक। मऊ की बात करें तो यहां पे पावरलूम टेक्सटाइल को प्रमोट किया जाएगा, ठीक है। और लखनऊ की बात करें तो जैसा कि हम सब जानते हैं, ये काफी कॉमन है, यहां पे चिकन करी का जो काम होता है, कढ़ाई का, बुनाई का और जरी जरदोजी, इसको जो है प्रमोट किया जाएगा। और वहीं महाराजगंज की बात करें तो वो फर्नीचर के लिए जो है जाना जाएगा। और वही मेरठ, जैसा कि हम जानते हैं, यहाँ पे स्पोर्ट्स प्रोडक्ट, स्पोर्ट्स आइटम्स जो है काफी फेमस है। फाइन। तो यहाँ पे इसको प्रमोट किया जाएगा। और वहीं महोबा की बात करें तो गौरा स्टोन क्राफ्ट, जैसा कि आप देख सकते हैं, इसको जो है सरकार के द्वारा प्रमोट किया जाएगा। वहीं अगर हम मिर्जापुर की बात करें अपने, तो यहाँ पे कारपेट्स और ब्रास इंडस्ट्री को प्रमोट किया जाएगा। वहीं मैनपुरी की बात करें तो यहाँ पे तरकशी आर्ट, ठीक है। और मुरादाबाद में मेटल क्राफ्ट, जैसा कि हम सभी जानते हैं, ठीक।
और मथुरा में सैनिटरी फिटिंग्स, ठीक है, सैनिटरी फिटिंग्स और कॉस्ट्यूम ऑफ ठाकुर जी, ठीक, उसके साथ साथ श्रृंगार स्कल्पचर और कंठी माला जो होता है, जो पहना जाता है, उसको प्रमोट किया जाएगा। मतलब यहाँ पे 3-4 प्रोडक्ट्स को प्रमोट किया जाएगा, तो इसको ध्यान से पढ़िएगा। फाइन। तो रिमेनिंग जो डिस्ट्रिक्ट्स बचे हैं इस स्कीम में, उसको हम जो है लगभग हमें लगता है कि हमने ऑलमोस्ट अगर हाफ ऑफ द डिस्ट्रिक्ट जो उत्तर प्रदेश के उनको कंप्लीट कर लिया है, तो बचे हुए डिस्ट्रिक्ट भी हम अगले जो 3-4 लेक्चर्स है उनमें कंप्लीट कर लेंगे। फाइन। उसके बाद आप इसको रिवाइज 1-2 बार रिवाइज करेंगे तो आपके कहीं ना कहीं जो है दिमाग में बैठ जाएगा, और आप क्वेश्चन अगर इससे पूछा जाएगा तो आप कहीं ना कहीं इसको जो है सॉल्व कर लेंगे। फाइन। तो कल हम नए टॉपिक की ओर चलेंगे, जो अपने ज्योग्राफी अगर हम की बात करें, ठीक है। तब तक के लिए थैंक यू।